आपको फॉर्म बताते हैं, उस अकॉर्डिंग आपको जो है अपना टैक्स आपको उनको देना पड़ता है। डिजिटल अरेस्ट के लिए कौन फ़ोन करता है? सर डिजिटल अरेस्ट के लिए जो है जो हमारा कंपनी का बॉस है, वो बॉस जो है कहीं आपकी जो लाइनें हैं वो कनेक्ट कर देता है और वो कहीं और से करवाता है सर। उसका सेंटर दूसरा है। यस सर। आपके नाम से एक फाइल रिसीव हुआ है सर, CPF का, कंबाइंड परफॉर्मेंस फंड का सर। ये आपकी ऑल ओवर पर्सनल इंडिविजुअल इन्वेस्टमेंट का फाइल होता है, यानी कि जो इन्वेस्टमेंट आप अपने वर्किंग पीरियड से लेकर रिटायरमेंट पीरियड तक इन्वेस्टमेंट करते हो ना, तो ये आपके पर्सनल इन्वेस्टमेंट के बिहाफ पे जनरेट किया जाता है। और ये टोटल अमाउंट जो है आपके ही पर्सनल इन्वेस्टमेंट के बिहाफ पे जनरेट किया जाता है। ये टोटल अमाउंट आपका 3,75,850 का है सर। तो ये कैसे मिलेगा ये पैसा मेरे को? सर ये आपको क्लेम करवाने के लिए कुछ आपको अपनी साइड से नॉर्मल से डॉक्यूमेंट्स कुरियर करना पड़ेगा सर। और वो डॉक्यूमेंट्स कुरियर करने के लिए आपको कुछ आपका एक आधार कार्ड, पैन कार्ड, 1 कैंसिल चेक, ये डॉक्यूमेंट्स आपको कुरियर करने हैं सर। ठीक है, तो मान लीजिए मैंने कर दिया, फिर आप क्या करेंगे? तो कुरियर करने के बाद जो है आप यानी कि ट्रांसफ़र कर देता हूँ मेरे सीनियर्स को, वो सीनियर आपको जो है आगे का जानकारी देंगे सर। चलो मान लो कि तुम सीनियर हो, फिर क्या बताओ? वो आप यानी कि वो आपको जानकारी देंगे सर। ये आपको अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो है आपके कुरियर हो चुके हैं, तो इसके लिए आपको एक अपना टैक्स पे करना है। ये टैक्स रहेगा आपका 20,000 का। तो ये 20,000 आपको जो है डिपार्टमेंट के साइड से एक आपको अकाउंट डिटेल दिया जाएगा, उस डिपार्टमेंट में ये आपको अपने डॉक्यूमेंट्स कुरियर करने हैं सर। 20,000 मैं कहाँ पे करूँगा? आपको गवर्नमेंट का जो है अकाउंट डिटेल दिया जाएगा, उसके अंदर करना है आपको। ठीक है, दे दीजिए अकाउंट डिटेल। जी सर, वो आपको जो है आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा सर। ठीक है, मैंने 20,000 पे कर दिया, अब मुझे क्या करना होगा? सर यानी कि आपने जो है 20,000 आपका जो पे हो चुका है, अब आपको जो है आपका जानकारी आपको जो है आगे से मिलती रहेगी सर। ठीक है जी। सोचिए ये शख्स कॉल करता है और बोलता है कि आपके नाम पर दर्ज है एक मामला। वैसे एक कॉल जिसने बदल दी जिंदगियां, एक ठगी जो बुजुर्गों को शिकार बना रही थी और एक दिमाग जो अंधेरे में बैठकर अपनी चालें चल रहा था। इंदौर क्राइम ब्रांच के हाथ एक ऐसा केस लगा जिसकी परतें खुलने के साथ ही हर कोई सकते में आ गया। आपको फॉर्म बताते हैं, उस अकॉर्डिंग आपको जो है अपना टैक्स आपको उनको देना पड़ता है। डिजिटल अरेस्ट के लिए कौन फ़ोन करता है? सर डिजिटल अरेस्ट के लिए जो है जो हमारा कंपनी का बॉस है, वो बॉस जो है कहीं आपकी जो लाइनें हैं वो कनेक्ट कर देता है और वो कहीं और से करवाता है सर। उसका सेंटर दूसरा है। यस सर। दिल्ली के अंधेरे कमरों से चल रही थी एक डिजिटल ठगी की दुनिया, जहां बुजुर्गों को उनके ही जिंदगी भर की कमाई से वंचित किया जा रहा था। एक अजनबी नंबर से आई एक कॉल और कॉल करने वाला बोलता है कि मैं पेंशन फंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी से बोल रहा हूं। आपकी पेंशन की कुल राशि 3,75,850 रुपए बनती है, लेकिन आपको ये राशि लेने के लिए 20,000 रुपए का टैक्स चुकाना होगा। बस इस एक झूठ से, जो हकीकत से भी ज्यादा खतरनाक था, एक फर्जी अधिकारी बनकर लोगों को ठगता था, जो आपके बैंक अकाउंट को खाली करने के लिए पूरी योजना बना चुका था। देश भर के लाखों बुजुर्गों को लूटने वाला ये गिरोह अपने शिकारों को पुलिस और सरकारी संस्थाओं का डर दिखाकर धीरे धीरे उनकी गाड़ी कमाई हड़प रहा था। लेकिन ठगी का ये जाल आखिर टूट ही गया जब इंदौर क्राइम ब्रांच के कांस्टेबल प्रदीप सिंह को इस गिरोह की एक गलती नजर आई। एक मासूम आवाज जो ठगी के जाल से बच निकली, लेकिन एक लिंक जिसने अपराधियों की पहचान करवा दी, और एक ऐसी जांच जिसने इस पूरे डिजिटल गिरोह की जड़ों को उखाड़ के फेंका। रातों रात कॉल सेंटर की तरह चलाए जा रहे इन कमरों में कई फोन बजते, लोगों को धमकाया जाता और फिर उन्हें उनके ही पैसों से ठग लिया जाता। ठगों के पास से बरामद हुए हैं वायरलेस सेट, दर्जनों लैंडलाइन और एक स्क्रिप्ट से भरी हुई 10 डायरी। हर डायरी में दर्ज थी इंसान की लालच और डर की कहानी, जिसका अंत एक गिरफ्तारी के साथ हुआ। अब आरोपी सलाखों के पीछे है, लेकिन क्या इससे इस तरह की ठगी खत्म हो जाएगी? क्या ऐसे गिरोह फिर से नई पहचान के साथ सक्रिय होंगे? और सबसे बड़ा सवाल, कितने निर्दोष लोग अब भी इनके जाल में फंसे होंगे? और क्या पुलिस उन्हें बचा पाएगी? ये सिर्फ एक केस नहीं, बल्कि एक ऐसी हकीकत है जो हर इंसान को सतर्क रहने के लिए चेतावनी देती है। हर कॉल जो आपको डराए, हर वादा जो आपको अनजानी वेबसाइट पर ले जाए। क्या आप जानते हैं कि अगला शिकार कौन होगा? इस मामले पर पुलिस का क्या कहना है, एक बार आप सुनिए। नहीं, ये केस नहीं, ये एक 65 साल की बुजुर्ग महिला थी, छाया।
उनके साथ जो डिजिटल अरेस्ट हुआ था, इसमें 2 आरोपी ऑलरेडी पिता पुत्र को हम लोगों ने अरेस्ट किया था, जिनके खाते में 40 लाख रुपए गए हुए थे। और ये उसी सरगना का ये कॉलर है जिसने कॉल किया था उस महिला को, ये वो व्यक्ति अरेस्ट ये हजारों सिम है। अब ये हम देखना पड़ेगा क्योंकि पिछले 3 साल से ये वहाँ पे काम कर रहे थे। और जब हमारी टीम वहाँ पर गई है तो दिल्ली में आसपास जहाँ पे ये कॉल सेंटर बना हुआ था उसके चारों तरफ बहुत सारे लोग फर्जी सिम बेचते हुए भी दिखे हैं। जैसा इन्होंने देखा वहाँ बहुत सारे लोग सिम बेचते हुए दिखे हैं और ये सिम दूसरे नाम से ले लेते थे और एक बार उनका यूज कर लेते थे फिर उसको थ्रो कर देते थे। इसलिए ये जो गिरोह है ये पकड़ में नहीं आता था। ये भी जानकारी मिली है कि जब ये उसमें गए हैं वहाँ पे तो बाकायदा उस कॉल सेंटर पे एक सीसीटीवी कैमरा भी ये लगा के रखे थे और जैसे ही इनको पुलिस टीम के आने की भनक लगी तो इसका जो सरगना था ये मोबाइल पे ही इसने सारी चीजें देख ली और तत्काल ही मोबाइल वगैरह बंद कर दिया था और इन्होंने उस जो इनके जो एडवोकेट वगैरह थे वो भी तत्काल वहीं पे पहुंच गए थे और बाकी जो इनके आरोपी गण थे उन लोगों ने भी अपनी लोकेशन तत्काल बदल दी, जिसके कारण से अभी 6 आरोपी मिल नहीं पाए हैं, लेकिन हम उनको भी यथाशीघ्र पकड़ लेंगे। एक 65 वर्षीय महिला के साथ में इंदौर में डिजिटल अरेस्ट की एक घटना हुई थी जिसमें 46 लाख रुपए करीब उसके अकाउंट से साफ कर दिए गए थे और बाद में उसने ये भी बताया कि उसको सीबीआई का भय दिखा करके और डिजिटल अरेस्ट किया गया था और डिजिटल अरेस्ट में उसे मनी लॉन्ड्रिंग का भय दिखाया गया था और बाद में उसके अकाउंट के वेरिफिकेशन के नाम पे ये पैसे निकाल लिए गए थे। इसमें 40 लाख रुपए यूपी में मदरसा के जो संचालित करने वाले लोग थे उनके पिता और पुत्र उनके अकाउंट में ये पैसे गए थे तो उनको हम लोगों ने करीब 1 महीना पहले अरेस्ट किया था। और अब इसी कड़ी में उस महिला को, उस वृद्ध महिला को जिसने कॉल किया था, ऋतिक जाटव नाम का व्यक्ति है, उसको हम लोगों ने दिल्ली से टेक्निकल एनालिसिस के आधार पर उसको उठाया है और बाकायदा जब इससे पूछताछ की गई तो ये मालूम पड़ा कि ये कॉल सेंटर चलाते थे। इस कॉल सेंटर में करीब 7-8 लोग थे जिसमें से कुछ लोग साउथ इंडियन भी थे और कुछ नॉर्थ इंडियन भी थे और इसका जो सरगना है उसने जो शादी करी है वो साउथ इंडियन किसी लड़की से शादी की है और जिसकी वजह से साउथ इंडियन से भी ये लोग साउथ इंडियन लैंग्वेज में बात करते थे और ये इनके पास में जब इससे बात की गई ऋतिक जाटव से तो खास तौर पर ये बात सामने आई कि इनके पास में उन कस्टमरों के बहुत बड़ी संख्या में इनके डेटा था। उस डेटा में ये सैलरीड थे या बिजनेसमैन थे, कितनी उम्र के थे, इनके आधार कार्ड नंबर, इनकी सारी डिटेल इनके पास में रहती थी, जिसको जो हम लोग जब कॉल सेंटर में जब हमारी टीम ने रेड किया जिसमें श्री मनीष लोहारिया जी की टीम साथ में गई थी तो इन्होंने कॉल सेंटर में जब जाके देखा तो वहाँ पर बाकायदा उस कॉल सेंटर में बहुत सारे नोटबुक पड़े थे जिसमें पूरी ये डिटेल रहती थी और कम से कम 5 से 6 टेलीफोन के जो लैंडलाइन टेलीफोन है उनका सिस्टम मिला है और एक नेट बूस्टर भी मिला है जिससे ये ताकि नेट जब यूज होता है तो उस समय चूंकि इनकी पूरी कॉलिंग व्हाट्सएप कॉलिंग होती थी तो नेट सही चलता रहे उसके लिए बाकायदा नेट बूस्टर भी यूज करते थे और इन्होंने एक कमरे में ये सारे के सारे लगातार कॉल करते थे। इसमें जो 6-7 लोग थे उसमें से 3-4 लड़कियां और बाकी लड़के रहते थे और ये कॉल करके इनका उद्देश्य ये रहता था कि जो कॉल में कोई भी अगर कस्टमर, इनको ये कस्टमर बोलते थे, अगर कोई कस्टमर इसमें आगे बातचीत करने लगता था तो उसको फिर ये लोग अपने बातों के जाल में फंसा करके डिजिटल अरेस्ट करने की कोशिश करते थे और इस तरह से ये सफल हो जाते थे। ये भी मालूम पड़ा है कि ये जब बात करते थे और बात करते समय अगर ये इनको कोई इस तरह का कोई चीटिंग करने में जब ये सक्सेसफुल होते थे तो इनको इंसेंटिव के तौर पर कभी वॉशिंग मशीन या कोई इस तरह की चीज़ें भी दी जाती थी। वैसे तो ये जो कॉल करने वाले लोग थे इनको लगभग 20,000 रुपये पर मंथ के रेंट पर ये मेन जो मुख्य सरगना है वो रखता था और ये भी एक पता चला है कि सुबह 10 बजे से लेकर के 6 बजे तक इनके ऑफिस चलते थे बाकायदा और उस ऑफिस में जो भी सिम और जो भी चीज़ें यूज होती थी वो उसी दिन डिस्ट्रॉय करके ये नए सिम लेकर के नए दूसरे दिन आते थे और इस तरीके का इनका ये चलता था। ये शुरुआत में ये जो है अपने आप को ये एक जब इससे बात की गई थी तो ये स्क्रिप्टेड स्पीच भी इसमें जो इनके पास में 8-10 डायरी भी हमने मौके से बरामद करी है जिसमें स्क्रिप्टेड स्पीच लिखी होती थी कि इनको बात क्या करना है और जनरली ये अपने आप को
पेंशन एक पेंशन धारक का एक इंस्टीट्यूट का वो बताते थे कि हम इस इंस्टीट्यूट से बोल रहे हैं और उस इंस्टीट्यूट में आपको ये पेंशन आपको ये मिलेगी और इसके लिए कुछ एक फिक्स्ड राशि बताते थे कि इतना पेंशन की राशि आपको मिलने वाली है। तो वो बातों के झांसे में आ जाता था और फिर बाद में उस पेंशन राशि के नाम पर इसको आगे ये धीरे धीरे उसका बोलते थे कि इसमें इनकम टैक्स 20,000 रुपये लगेगा, तो 20,000 आप कुछ डॉक्यूमेंट इसमें जमा करिए, तो 20,000 रुपये आपको इसमें टैक्स भी जमा करना पड़ेगा। तो 3,75,000 रुपये के लालच में वो 20,000 रुपये पहले जमा करा लेते थे और पूरे इनके डॉक्यूमेंट्स भी इनके बुलवा लेते थे। डॉक्यूमेंट्स से इनको और जानकारी मिलती थी, फिर उस आधार पर ये आधार कार्ड और ये डॉक्यूमेंट्स के नाम पे फिर धीरे से ये इसको कॉल ट्रांसफर इनके सीनियर ऑफिसर्स के पास करते थे। वहां फिर ये उस डॉक्यूमेंट्स में और आधार कार्ड में गड़बड़ी निकाल करके और उनको ये बताया जाता था कि आपका ये डॉक्यूमेंट जो है मनी लॉन्ड्रिंग में पकड़ा गया और फिर इससे धीरे से सीबीआई ऑफिसर बनकर डिजिटल अरेस्ट करते थे। इस कड़ी में जो कॉल सेंटर में जो चलाते थे उस आरोपी को हमने अभी पकड़ा है और उसके माध्यम से पूछताछ की गई है। हमें उम्मीद है कि इससे पूछताछ में जो बाकी इसके आरोपी हैं और ये जहां कॉल सेंटर में लोगों को ये कॉल ट्रांसफर होते थे और इसका जो मुख्य सरगना है वो भी हमारी गिरफ्त में जल्दी ही आएगा। आपको बता दें कि क्राइम ब्रांच अब आरोपी के अन्य साथियों की तलाश में जुटी है। ठगी के नेटवर्क से जुड़े बाकी बैंक खातों को फ्रीज किया जा रहा है। पुलिस लोगों से अपील कर रही है कि किसी भी अनजान कॉल पर अपनी पर्सनल जानकारी ना दें। अगर आपके पास ऐसा कोई संदिग्ध कॉल आता है तो तुरंत साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर पर शिकायत करें। ठगों के जाल से बचें, जागरूक रहें। ब्यूरो रिपोर्ट, क्राइम ब्रांच।